9 महीने, सिर्फ 9 महीने अगर सही स्ट्रेटेजी से कैट की पढ़ाई की जाए तो हाँ, कैट को क्रैक करना बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो स्टार्टिंग के कुछ मंथ्स होते हैं मोस्टली सभी लोग वो वेस्ट कर देते हैं, और एंड के 2-3 महीने जब रह जाते हैं तो वो पैनिक मोड में आ जाते हैं, और यही चीज आपको अवॉइड करनी है। अगर आज से आप सही तरीके से शुरू करते हो तो आप कैट क्लियर कर लोगे बिना किसी स्ट्रेस के। इस वीडियो में मैं आपको हर एक मंथ वाइज रोड मैप बताऊंगा, कैसे तैयारी करनी है, क्या क्या मिस्टेक्स जो लोग करते हैं वो अवॉइड करनी है, कब से मॉक्स की तैयारी शुरू करनी है, और भी जो मिस्टेक्स जो नॉर्मल जनता करती है वो कैसे हमें अवॉइड करनी है, वो सब मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। और इस वीडियो के एंड तक बने रहना। मैं आपको एक ऐसा रामबाण बताऊंगा जिससे आपकी मॉक में स्कोर इंप्रूव होगी, और वो भी बहुत स्पीड से। कैट सिर्फ एक इंटेलिजेंस का एग्जाम नहीं है, ये कंसिस्टेंसी प्लस स्ट्रेटजी का एक कॉम्बिनेशन है। अगर आपके पास अभी 9 मंथ्स है तो आपके पास पूरा बेसिक से अपना स्ट्रक्चर बिल्ड करना, प्रैक्टिस करना, और कैसे टेस्ट देते हैं आपके पास ये सब चीज का टाइम है। हम इस रोड मैप को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे फर्स्ट, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। ये होगा फर्स्ट से लेके थर्ड मंथ तक। इसमें हम अपने बेसिक्स से शुरू करेंगे, और जो हमारे वीक पार्ट्स हैं हम उनको स्ट्रॉन्ग करेंगे। फिर आता है हमारे पास सेकंड फेज, जो थोड़ा इंटेंस होगा, 4 to 6 मंथ्स। ओके, इसमें हमें अपनी स्पीड और एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। हमें अपनी स्पीड भी इंप्रूव करनी है और उसके साथ साथ हमें अपनी एक्यूरेसी भी बढ़ानी है। फिर आता है थर्ड फेज, मॉक्स एंड रिवीजन, जो हम करेंगे 7 to 9 मंथ्स में। इसमें हमें अपनी टेस्ट टेकिंग एबिलिटीज, कैसे मॉक में स्ट्रेटेजी के साथ अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, मॉक्स और टेस्ट का स्ट्रेस हमें कैसे हैंडल करना है, क्योंकि डी डे वाले दिन हमें वही चीज हेल्प करने वाली है अल्टीमेटली। और इस सब में आपको हेल्प करेगा फिजिक्स वाला का एमबीए वाले के न्यू बैचेस। इफ वी टॉक अबाउट देयर प्रीवियस रिजल्ट, पिछले साल उन्होंने 42 से ज्यादा लोगों के 99 परसेंटाइल से ज्यादा आया कैट 2024 में, और 900 प्लस स्टूडेंट्स ने क्रॉस किए 90 परसेंटाइल। और अगर आप चाहते हो इनमें से अगला नंबर आपका ही हो तो आपको एनरोल करना पड़ेगा फिजिक्स वाला के एमबीए वाला के न्यू बैचेस में। और एक और बात सुनो, फिजिक्स वाला अपने फोर्थ विश्वास दिन मना रहा है, जिसके कारण आपको मिलेंगे धमाकेदार ऑफर्स, और इसके अलावा 64% तक का डिस्काउंट। एमबीए पायनी 2025 और एमबीए प्रो 2025, ये दो बैचेस आपके लिए परफेक्ट हैं। अभी आप चाहे बिगनर लेवल पे हो, चाहे इंटरमीडिएट लेवल पे हो, चाहे एडवांस लेवल पे हो, ये आप बैचेस आपको अच्छे से हेल्प करेंगे ताकि आप अपना कैट 2025 अच्छे से क्लियर कर सको और एक ड्रीम बी स्कूल सिक्योर कर पाओ। अब अगर आपको फाउंडेशन से इंटरमीडिएट लेवल तक की प्रिपरेशन करनी है और आईएम के टॉप 20 स्कूल्स में जाना है, तो एमबीए वाला आपको प्रोवाइड करता है दो ऑप्शन। एमबीए पायनियर 2025, जिसमें आपको मिलेंगे 300 आवर्स प्लस के लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस, फॉर्मेट की प्रिपरेशन, 20 मॉक टेस्ट, 1200 डेली प्रैक्टिस पेपर, वो भी फैकल्टी के लाइव सॉल्यूशन के साथ। और अगर आपको पायनियर 2025 के साथ साथ और भी बेनिफिट्स चाहिए तो आपके पास है एमबीए प्रो 2025, और इसमें आपको एमबीए पायनियर के सारे बेनिफिट्स तो मिलने ही वाले हैं। और इसके अलावा आपके पास होगा अपकमिंग कैट 2025 के बैचेस का एक्सेस, और आपके पास होंगी ऑफलाइन बुक्स, अनलिमिटेड प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस, और उसके अलावा एमबीए वाला का स्पेशल खजाना, जो कि आपके पास होगा स्पेशल गाइडेंस। अगर आपको किसी भी चीज की प्रॉब्लम आ रही है तो फैकल्टी आपको खुद गाइड करेगा। और अगर मैं आपको एक इससे भी बड़ी बात बताऊं, अगर आप मेरा कोड DV500 यूज करते हो तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा डिस्काउंट। बैचेस के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, अभी जाके इनरोल करो और अपनी कैट की प्रिपरेशन नेक्स्ट लेवल पे ले जाओ। तो चलो फेज 1 को थोड़ा इलेबोरेट करते हैं। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, कैसे करें अपनी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग। अर्थमेटिक से शुरू करो, रेशो, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेजेस, ठीक है। ये जो इजी इजी चैप्टर्स है ना, इसको पहले निपटा दो। अर्थमेटिक में ये कुछ चैप्टर्स आएंगे। फिर इसके बाद अलजेब्रा और नंबर सिस्टम में फोकस करो। जब आपका अर्थमेटिक क्लियर हो जाए अच्छे से, फिर आपको अपने अलजेब्रा और नंबर सिस्टम पे फोकस करना है, क्योंकि पिछले कुछ एग्जाम्स में अलजेब्रा और नंबर सिस्टम का काफी वेटेज आ रहा है। रोज 20 से लेके 25 क्वेश्चन सोल्व करो, और साथ साथ अपनी एक्यूरेसी पे भी ध्यान दो कि आपके क्वेश्चंस कितने एक्यूरेट हो रहे हैं। अगर आप 20 या 25 क्वेश्चंस कर रहे हैं, उसमें से आपके एक्यूरेट कितने हो रहे हैं। आप इसके लिए अरुण शर्मा या फिर कोई भी ट्रस्टेड सोर्स यूज कर सकते हो। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप कोचिंग नहीं ले रहे तो आपको ये आंख बंद करके फॉलो कर लेना, ट्रस्ट में। और अगर आप कोचिंग ले रहे हो तो आपको वो इसी हिसाब से स्टेप बाय स्टेप बिल्ड करेंगे। फिर हम आते हैं VARC, वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। और ट्रस्ट में ये फर्स्ट सेक्शन होगा, और इस पे काफी कुछ डिपेंड करता है। ये काफी लोगों का स्ट्रॉन्ग भी होगा, ठीक है, और कईयों का वीक भी होगा। VARC इंप्रूव करने के लिए सबसे पहली चीज
रोज रीडिंग करने की हैबिट बनाओ। आपके पास बहुत सारे न्यूज़पेपर्स हैं, द इंडियन एक्सप्रेस, एओन एसेस करो, ठीक है। इफ यू विल रीड दिस टाइप्स ऑफ मटेरियल्स, ट्रस्ट मी, आपके लिए वीएआरसी बहुत इजी रहेगा। और रीडिंग के साथ साथ 3 to 4 आरसीज डेली करो। इससे इससे ये होगा कि जो आप रीडिंग कर रहे हो, ठीक है, आरसी में अगर आप स्पीड आप टाइम के साथ देखोगे, टाइम बेस्ड एग्जाम दोगे, तो आपको पता चलेगा कि आप कितनी गलतियां कर रहे हो और आपकी स्पीड बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही। फिर आता है पैरा जंबल्स, ओड वन आउट, पैरा समरी, ठीक है, इन पे भी ध्यान दो। 2 to 3 सेट्स डेली के ये भी करो साथ में। वोकैबुलरी का एक जर्नल बनाओ और न्यू वर्ड सीखो हर दिन। एक बुक आपको मैं सजेस्ट करूंगा, वर्ड पार मेड इजी, बहुत अच्छी बुक है, मैंने भी की थी और इससे मैंने काफी न्यू न्यू वर्ड्स सीखे और जो मुझे अभी भी याद है। फिर बात आती है थर्ड सेक्शन, DILR, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग। ये सेक्शन मेरे लिए डिजास्टर है स्टार्टिंग से ही, क्योंकि स्टार्टिंग से मुझे DILR बिल्कुल भी पसंद नहीं था। बट अगर हम बात करें कि मैंने DILR कैसे इंप्रूव किया, सबसे पहले बेसिक पजल और सेट थ्योरी से शुरू करो। सेट थ्योरी आपने +1 +2 में भी की होगी अगर आप नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से हो, ठीक है, क्योंकि उधर मैथ्स होती है और मैथ्स में हमें सेट थ्योरी करवाते हैं। तो उससे शुरू करो सबसे पहले, बेसिक पजल्स और सेट थ्योरी। और ट्राई करो आप डेली के 2 to 3 सेट्स कर रहे हो और अपना लॉजिक लॉजिक बिल्ड करने की ट्राई करो कि आप जो क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो उसके पीछे का लॉजिक क्या है, ठीक है, इस लॉजिक से आप अपने क्वेश्चन सोल्व कर पा रहे हो, उस पर ध्यान दो। और फिर मेंटल कैलकुलेशंस और अप्रोक्सीमेशंस इसमें बहुत आपकी हेल्प करेगी, इस पे भी काम करो थोड़ा थोड़ा। इसमें मैं आपको एक प्रो टिप देता हूँ। हर वीक, ठीक है, मैं गूगल कैलेंडर यूज करता था। आप हर वीक अपना थोड़ा शेड्यूल बना लीजिए, आप इस वीक ये टॉपिक्स करेंगे, ये पूरे VARC, QA और DILR। गूगल कैलेंडर पे जाओ, उधर आप शेड्यूल कर सकते हो कि इस दिन मैं ये करूंगा, इस टाइम पे ये करूंगा। इससे बेनिफिट ये होगा, अगर आप प्रोक्रास्टिनेशन करते हो तो वो आपकी प्रोक्रास्टिनेशन करने की जो आदत लगी हुई है वो खत्म हो जाएगी। और ट्रस्ट में ये जो टिप है इसने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया था। मैं भी बहुत ज़्यादा प्रोक्रास्टिनेट करता था कि हर एक आज का काम कल पे छोड़ देना, और ये आपकी आदत सही करने में गूगल कैलेंडर आपको बहुत हेल्प करेगा। इसीलिए वीकली शेड्यूल्स बनाओ, ठीक है। फिर हमारे पास आता है फेज 2, स्पीड एंड एक्यूरेसी, इंटेंस प्रैक्टिस। ये जो 4 to 6 मंथ्स 4 to 6 मंथ्स का जो इंटरवल है ना, ये बहुत ज्यादा क्रूशियल रहना रहेगा आपके लिए, क्योंकि अभी आपने बेसिक्स तो अपने बिल्ड कर लिए, बट अब आपको स्पीड और एक्यूरेसी पे ध्यान देना है, क्योंकि अल्टीमेटली वही चीजें हेल्प करेंगी। स्पीड होगी तभी आप टाइम बेस्ड एग्जाम दे पाओगे, और एक्यूरेसी होगी तभी तो मार्क्स आएंगे आपके, नहीं तो नेगेटिव में चले जाएंगे। सबसे पहले हमें बात करते हैं क्यूए की। क्यूए में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से शुरू करना है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से शुरू करो और एक पैटर्न आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो कि क्या पैटर्न से एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। और ट्रस्ट मी, कैट का पैटर्न ऑलमोस्ट हर ईयर सेम ही होता है। एक पैटर्न फाइंड करने की कोशिश करो, आप किस किस चीज में स्ट्रांग हो, ठीक है, और उसी टाइप के क्वेश्चन करने शुरू कर दो। और सेक्शनल टेस्ट भी देना शुरू कर दो ताकि आपकी परफॉर्मेंस भी थोड़ी बढ़नी शुरू कर दे। और अभी हमने बेसिक्स वगैरह तो कर लिए है, ठीक है, अब हमारी टर्न आती है जैसे ज्योमेट्री, ठीक है, फिर मॉडर्न मैथमेटिक्स, PNC वगैरह, ठीक है, ये चीजें स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपको आपके बेसिक्स तो क्लियर हो गए होंगे। अर्थमेटिक, अलजेब्रा हमने पहले भी किया होता है, ज्योमेट्री भी किया होता है, बट हम वो मोस्टली भूल जाते हैं। इसीलिए अब थोड़ा थोड़ा ज्योमेट्री पे भी काम करना शुरू कर दो और PNC पे भी थोड़ा थोड़ा अपना काम करना शुरू कर दो। अब बारी आती है VARC के सेक्शन की। ट्रस्ट मी, VARC की अब आपको प्रैक्टिस थोड़ी इंक्रीज करनी पड़ेगी। आप डेली के कम से कम 4 to 5 आरसीज जरूर करो। पैरा जंबल्स, पैरा समरी, ओड वन आउट, इसके भी 3 to 4 सेट्स डेली करते रहो। सेक्शनल टेस्ट दो VARC के भी, क्योंकि अब आप टाइम के अगर टाइम बाउंड टेस्ट दोगे तो आपको पता चलेगा आप टाइम में कैसा परफॉर्म कर रहे हो, क्योंकि विदाउट टाइम तो सब कर लेते हैं, बट मेन चीज़ है टाइम के साथ हमें परफॉर्म करना है। फिर बारी आती है DILR अगेन फेज 2। अब कोशिश करो कि आप रोज 5 to 6 सेट्स कर रहे हैं, और जो पजल्स आपको ट्रिकी लगते हैं ना वो रिपीट करो, दोबारा से रिपीट करो, क्योंकि DILR में आपको एक लॉजिक बिल्ड करना है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स थोड़ी डिफिकल्ट लगती हैं, उसको दोबारा करो। उससे ये होगा, आपका एक बार लॉजिक बिल्ड हो गया ना, अगर वैसा कुछ आ गया आपको एकदम से हिट होगा कि हाँ ये मैंने किया, तो आप पेपर में भी कर पाओगे। आपने मूवी देखी होगी ना, वो वाली क्या बोलते हैं, चांदनी चौक टू चाइना। उसमें वो बोलता है कि उसे ये नहीं है कि आपके पास कितने मूव्स है, बट उसे एक चीज से खतरा है,
कि आपने वो एक मूव को कितनी बार ट्राई किया, कितनी बार प्रैक्टिस की है। वही मैं बोल रहा हूँ, एक क्वेश्चन को जो आपको डिफिकल्ट लगता है उसको बार बार प्रैक्टिस करो। एक लॉजिक बिल्ड होगा, ठीक है, और फिर वो लॉजिक को यूज करके अपने डी डे वाले दिन यूज करना। स्पीड एंड एक्यूरेसी, टाइम बेस्ड एग्जाम्स दो, ठीक है, टाइम बेस्ड एग्जाम दो। हर हफ्ते, अभी हर हफ्ते एक सेक्शनल टेस्ट दो, ट्राई करो। पहले मंडे से लेकर सैटरडे तक, ठीक है, टाइम बेस्ड क्वेश्चन सोल्व करो, फिर सेक्शनल टेस्ट दो सैटरडे या संडे को। एक सेक्शनल टेस्ट पर वीक हमें फेज 2 में करना शुरू कर देना है, कुछ भी गलत हो जाए, ठीक है, शुरू कर दो। एक प्रो टिप और, एक अपना आप जर्नल बनाओ जिसमें आप अपने एरर्स नोट कर रहे हैं कि क्या क्या एरर आपको आते हैं जब आप कुछ पर्टिकुलर सेट सोल्व कर रहे हो या फिर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन आप सोल्व कर रहे हो। आपको क्या कॉमन एरर्स है जो आप हर बार टैकल करते हो, वो नोट कर लो, क्योंकि ये आप गलतियों से ही इम्प्रूव करोगे। फिर बारी आती है 7 to 9 मंथ्स, पीक परफॉर्मेंस, प्रैक्टिस एंड रिवीजन। दैट्स इट, जो आपका सेवंथ एट्थ एंड नाइन्थ मंथ होगा, ठीक है, सितंबर अक्टूबर एंड नवंबर, प्रैक्टिस एंड रिवीजन, दैट्स इट। और इधर आपको अपनी परफॉर्मेंस पीक पे लेके जानी है, पूरी पीक। और अब शुरू होती है, यहाँ पे सिर्फ आपको पढ़ाई नहीं करनी, आपको एक्चुअल जो एग्जाम कंडीशंस बनती है ना, वैसी कंडीशंस बनाने का ट्राई करना है। और फुल टाइम मैनेजमेंट के साथ अगर आप कोई मॉक देने बैठे हो, आपको वैसी सेम टू सेम कंडीशंस मेंटेन करनी है, ठीक है। वैसी कंडीशन में आपको अपने एग्जाम, अपना मॉक देना शुरू करना है, क्योंकि हमें अब तैयारी करनी है डी डे की। जैसा एनवायरनमेंट हमें कैट डे वाले दिन मिलता है, वैसे एनवायरनमेंट में थोड़ा प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। टाइम में रह गई, अब मॉक देना शुरू कर दो। अब स्पीड एंड एक्यूरेसी की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत आपको पड़ेगी, जो हमने फेज 2 में काम कर लिया है, जिसके ऊपर हमने ऑलरेडी। अब मॉक्स को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेना शुरू कर दो। सीरियस इन दी सेंस, ये नहीं कि अगर आपका मॉक में कम स्कोर आ गई आप उस चीज को दिल पे लेके बैठ जाओ, नहीं। सीरियस इन दी वे, मॉक्स रेगुलर देने शुरू करने हैं और उनको एनालाइज करना है। जो गलतियां हो रही हैं उसको नोट, अपनी जो भी जर्नल मेंटेन करी है उस पर नोट करना है कि क्या क्या गलती है, क्या क्या ऐसी मिस्टेक है जो मैं हर बार रिपीट कर रहा हूँ। अब बारी आती है सेवन्थ एट्थ एंड नाइन्थ मंथ, ठीक है। हम फेज 3 को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। अब सेवंथ मंथ में हर वीक एक मॉक टेस्ट देना शुरू कर दो। पूरे हफ्ते अगर आपके पास सेक्शनल टेस्ट अवेलेबल है, ठीक है, तो वो करो। और एंड में, हफ्ते में आप एक मॉक टेस्ट दो, या फिर पूरे 6 डेज रिवीजन करो। सेवंथ डे अपना एक मॉक टेस्ट दो, और जो आप रिवीजन भी करोगे ट्राई करो वो भी आपकी टाइम बाउंड हो, ठीक है, टाइम के, क्योंकि अब हमने हर एक चीज़ अंडर टाइम करने की कोशिश करनी है। उसके लिए मैं ये आपको बता रहा हूँ, पूरे हफ्ते टाइम बेस्ड क्वेश्चंस करो और वीक में एक मॉक देना ज़रूरी है। अब 4 वीक्स होंगे और इससे हमारे पास 4 मॉक्स ऑलरेडी आ जाएंगे। फिर बारी आती है एट्थ एंड नाइन्थ मंथ, इसमें हर वीक 2 to 3 मॉक्स मिनिमम, हर वीक 2 to 3 मॉक्स मिनिमम हमने देना शुरू कर देना है, कुछ भी हो जाए, क्योंकि अब हमें मॉक्स ही हैं जो हमें अपने ड्रीम बी स्कूल तक पहुंचाएंगे। थर्ड पॉइंट, मॉक्स को एनालाइज करो। देखो, कुछ भी कर लो, अगर आप टेस्ट देते जा रहे हो, हर टेस्ट देते जा रहे हो, बट आप उसको एनालाइज ही नहीं कर रहे, अपने मॉक्स को एनालाइज ही नहीं कर रहे, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। एनालाइज पे ध्यान दो। एनालाइज करने से आपके मार्क्स भी बढ़ेंगे और जो आप गलतियां कर रहे हो वो भी खत्म होंगी, ठीक है। जो आप नेगेटिव मार्किंग कर रहे हो ना, वो यही है कि अगर आप एनालाइज नहीं कर पा रहे अपने मॉक्स को। और अगर आपको वीडियो चाहिए कैसे मॉक्स को एनालाइज करें, ठीक है, वो भी मुझे बताना। और अगर आप, मेरे पास काफ़ी सेक्शनल टेस्ट, मॉक टेस्ट भी पड़े हुए हैं, ठीक है, वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। मेरे पास दिशा पब्लिकेशंस की वीड बुक भी है, ठीक है, बुक भी है, वो भी मैं आपको डिलीवर करूंगा, गिव अवे करूंगा एक। बस एक अच्छा सा कमेंट छोड़ दो। और कौन से क्वेश्चंस में आपको टाइम ज़्यादा लगा, कौन सी गलतियां आपने की, एंड अटेम्प्ट्स, मेन चीज अटेम्प्ट्स वर्सेस एक्यूरेसी। यू हैव टू बिल्ड द स्ट्रेटेजी, either you have to increase your attempts or you have to increase your accuracy. Second point I want to say is revision and strategy को फाइन ट्यून करना। आप जो रिवीजन कर रहे हो और स्ट्रेटेजी बिल्ड कर रहे हो उसको एक ऐसे फाइन ट्यून में लेके आना। फॉर्मूलाज, शॉर्टकट्स लिखने शुरू कर दो, फॉर्मूलाज लिखो, शॉर्टकट्स लिखो, और उनको डेली रिवाइज करो। सुबह उठ के सबसे पहले आप ऐसा करो, अपनी फॉर्मूलाज को रिवाइज कर लिया करो एक बार। फिर जो आप क्वेश्चंस में गलतियां कर रहे हो वो क्वेश्चंस को फिर से रिपीट करो।
जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, आपने एक चीज़ को कितनी बार किया है, ठीक है, वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। कैट में ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ सोल्व कर देना है, आपको कुछ ही पार्ट्स को करना है और अच्छे से। आपको कुछ पार्ट्स आने चाहिए और वो अच्छे से आने चाहिए, ये नहीं आपको सारा सिलेबस आना चाहिए, ऐसा कैट एग्जाम बिल्कुल भी नहीं है। अब बारी आती है लास्ट मंथ स्ट्रेटेजी। देखो, इस टाइम तक आपके पास अपना एडमिट कार्ड वगैरह आ गया होगा और आपको पता चल गया होगा कि आपका स्लॉट क्या है। जो आपका स्लॉट है 1, 2 या 3rd, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना मॉक देना शुरू कर देना है। ठीक है, जिस टाइम इंटरवल में आपका एग्जाम है ना, उसी इंटरवल में आपको अपना मॉक देना शुरू कर देना है। अभी अपना स्टेमिना बिल्डिंग पे ध्यान दो। 2 घंटे आपको बिना हिले डुले कैसे एक एग्जाम देना है, आप उस पर फोकस करो, क्योंकि 2 घंटे का एग्जाम होगा, उसमें आप हमने जितनी भी मेहनत की है ना ये 9 मंथ, वो सब लगा देनी है वो 2 घंटे में। तो इसीलिए स्टेमिना बिल्डिंग पे अब काम करना शुरू करो। 2 घंटे आपको बिना हिले डुले बैठना है, कॉन्फिडेंस मेंटेन रखो अपने मॉक के ड्यूरिंग भी। और जितना भी आप कम से कम स्ट्रेस आप ले पा रहे हो उतना ट्राई करना कि हमें स्ट्रेस मत नहीं हो। और अगर आपने जो भी मैंने आपको ये टाइमलाइन बताई है, अगर आप ये फॉलो कर लेते हो तो ट्रस्ट मी, आपको स्ट्रेस वैसे भी बिल्कुल नहीं होने वाला। आप कैट एग्जाम एकदम पानी की तरह, मक्खन की तरह दे लोगे। प्रो टिप एक मैं और बताऊंगा यहाँ पे, लास्ट मंथ में कोई भी न्यू टॉपिक मत करो, क्योंकि जो हमने अभी तक कर लिया है ना, वही हमारे स्ट्रॉन्ग पार्ट्स हैं, उस पर ही हमें फोकस करना है। न्यू चीजें करने की अब हमें जरूरत ही नहीं है। कैट एग्जाम वो नहीं है कि हमें सब कुछ करना है, बट हमें कुछ चीजों को ही अच्छे से स्ट्रॉन्ग वे में करना है कि वो हमारा एक स्ट्रॉन्ग पार्ट बन जाए, और जब एग्जाम आता है हम उसमें अच्छे से अपना बेस्ट दे पाएं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ बिगेस्ट मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स करते हैं और हमें बिल्कुल नहीं करनी, बिल्कुल भी नहीं। सबसे बड़ी गलती एस्पिरेंट्स करते हैं मॉक एनालाइज, मॉक को एनालाइज ही नहीं करते, 50-60 मॉक्स दे देते हैं। ट्रस्ट मी, मैंने ऐसे अपने बहुत दोस्त देखे थे जिन्होंने 50-60 मॉक्स दिए थे, और मैंने 30 के अराउंड मॉक्स दिए थे, और मेरी परसेंटाइल उनसे काफ़ी ज़्यादा थी। मेरी 93-94 के अराउंड थी और उनकी 70s के पास। क्यों? क्योंकि मॉक्स को उन्होंने एनालाइज ही नहीं किया। ज़्यादातर लोग ऐसे करते हैं, वो सिर्फ अपने मॉक देते हैं, मार्क्स देखते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, बट अगर आप सिर्फ अपने मॉक्स को भी एनालाइज कर रहे हो ना, ट्रस्ट मी, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स भी उसमें कवर होना शुरू हो जाएंगे, और आपको रिवीजन की इतनी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप जब मॉक्स करते हो उसमें ऑलरेडी सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, और एक जो क्वेश्चन आता है उसमें काफी सारे कॉन्सेप्ट्स इकट्ठे यूज हुए होते हैं, तो आपको बार बार रिवीजन की जरूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि आप मॉक्स ऑलरेडी कर रहे हो। मॉक्स के साथ ही आपके सारे कॉन्सेप्ट्स की रिवीजन हो जाती है। अपना एक्यूरेसी रेट आइडेंटिफाई करो कि अगर आप क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर रहे हैं 5 to 6, उसमें अगर आपकी 80 to 90% एक्यूरेसी आ रही है तो बहुत बढ़िया चीज़ है। ट्रस्ट में, अगर आप 5-6 क्वेश्चंस कर रहे हो और उसमें 80 to 90% आप एक्यूरेट हो रहे हो तो बहुत बढ़िया चीज़ है। आइडेंटिफाई करो कौन कौन से क्वेश्चंस आपको स्किप मारने हैं, क्योंकि हमें सारे क्वेश्चंस नहीं करने। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस, स्किप करना शुरू कर दो। अब अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करना शुरू करो। वीएआरसी में कौन से टाइप्स के आरसी है जो आपको प्रॉब्लम देते हैं, ट्राई करो उनको एंड में करना। डीआईएलआर में कौन से कंसेप्ट हैं जिसमें आपको प्रॉब्लम आती है, आइडेंटिफाई करो इन सब चीज़ों को और ट्राई करो आप वो छोड़ दो। और अगर आपके पास वो नहीं, आप नहीं छोड़ सकते तो ट्राई करो, आपने अपनी इतने अच्छे से तैयारी कर ली है, अभी तक बिल्ड कर लिया है कि आपको वो नौबत ही ना आए। अगर आप एनालाइज करना शुरू कर दोगे ना तो आपका स्कोर अपने आप इम्प्रूव करना शुरू कर जाएगा धीरे धीरे। एनालाइज, मॉक्स को एनालाइज करना सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब बारी आती है कंक्लूजन की। अगर आप इस 9 महीने का जो टाइमलाइन, जो रोड मैप मैंने दिया है, ट्रस्ट मी, आप कैट एग्जाम बहुत इजीली क्लियर कर लोगे। आप अपने ड्रीम भी स्कूल में होंगे। बस आपको एक्शन लेना है। अब आपने वीडियो देख ली है, बी कॉन्फिडेंट, जो बोला गया है वीडियो में अगर आप वो करते हो तो आई बेट, ट्रस्ट मी, मैंने भी किया है, तभी मैं इधर आके इस पॉइंट पे आके बोल पा रहा हूँ। ये करो और आपका कैट एग्जाम क्लियर हो जाएगा, आपको कोई नहीं रोक पाएगा अपने ड्रीम बी स्कूल को अचीव करने में। आप अभी अपने प्रेपरेशन फेज में हो, नीचे कमेंट करो और बताओ आपको क्या क्या चीज़ें हैं जो स्ट्रेस दे रही हैं। मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा और आपका स्ट्रेस रिलीव करने का कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, नीचे कमेंट करो आपको और क्या टॉपिक चाहिए, ठीक है। और अगर फिर आपके दिमाग में कुछ भी डाउट है, टाइप करो, और भाई चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। हमारे 1000 फॉलोअर्स होने वाले हैं, अ बिग माइलस्टोन फॉर मी, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। तो तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेट्स एस दिस एग्जाम टुगेदर।